हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल एड्यू कॉन्फ्रेंस। एंड आज हम अकाउंटिंग टर्म पार्ट 4 लेकर आए हैं। तो गाइस, मैंने इससे पहले इसकी 3 वीडियोस बना दी हैं, तो मैं आपको फर्स्ट एक क्विक रिकैप दे देती हूँ मैंने इन 3 वीडियोस में क्या क्या बनाया है। फर्स्ट वन में था बिजनेस कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सेकेंड वीडियो में था अकाउंट ड्राइंग्स रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम एंड रिसिट्स। थर्ड वीडियो में था बिजनेस ट्रांजैक्शन प्रॉफिट गेन लॉस परचेज सेल्स रिटर्न सेल्स परचेज रिटर्न। ठीक है, अब जो ये वीडियो है इसमें होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, गुड्स, स्टॉक एंड इन्वेंट्री जो कि एक ही टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कॉस्ट एक्सपेंडिचर, वाउचर्स, डिस्काउंट एंड रीबेट। ठीक है, तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट टर्म हेयर इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है तो कॉमेंट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ये होता है अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं या फिर हमें रिसीवेबल होता है गुड्स या सर्विसेज दोनों से। ठीक है, अब रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशंस का बेसिक मतलब होता है कि जो हमने रेवेन्यू अर्न किया है अपनी एंटरप्राइज से फॉर अ कंपनी से फॉर अ फर्म और एनीथिंग एल्स। ठीक है, और हम ये कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनसे। ठीक है, अब ये नेट सेल्स रिटर्न होती है। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसका एग्जांपल दे दूं तो नेट सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ सर्विसेज, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है वो। इज दिस टर्म क्लियर? देखो, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। Revenue from operations means revenue earned by an enterprise, firm or company from its operating activities. That is business activities. It is the net sales return, that is sales minus sales return. Example, net sales of goods, sales of services for non-financial enterprises and interest earned for a financial enterprise. Am I clear? ठीक है, the next term is good. Good मतलब जो भी हम रीसेल करने के लिए लेकर आते हैं that is good, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लेकर आते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ गुड। अब गुड क्या है? फिजिकल आइटम है ट्रेड का जो कि हम परचेज करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये किसके लिए अप्लाई होती है? सेल्स के लिए भी, परचेज के लिए भी। और अगर मैं देखूँ तो स्टॉक इन ट्रेड जो भी होता है हमारे लिए वो भी क्या होता है? गुड्स ही होता है। एम आई क्लियर? अब जैसे अगर मेरा होम अप्लाइंसेस का काम है तो मैं अगर टीवी फ्रिज इन सब में डील कर रही हूँ तो वो क्या है मेरे लिए? गुड्स। एक स्टेशनरी वाला बंदा, उसके लिए पेन एंड ऑयल क्या है? गुड्स। अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है तो उसके लिए जो उसका सामान है वो उसके लिए गुड्स है। ठीक है ना? तो एम आई वेरी क्लियर विद दिस? ओके, सो नेक्स्ट इज स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब जो गुड्स अनसोल्ड या अनयूज रह जाते हैं एक पर्टिकुलर डेट पे वो क्या होता है? स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक इज अ करंट एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मेंट फॉर सेल। मतलब कि जो भी एक करंट एसेट जो एंटरप्राइज अभी होल्ड कर रही है, ठीक है, वो क्या होगा? हम अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्दर यूज़ करेंगे बट अभी उसका यूज़ रुका पड़ा है। ठीक है, अब इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 2 तरीके से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है? जो हमारे पास गुड्स पड़े हैं साल के शुरुआत में उसे बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और जो साल के एंड में हमारे पास सामान बचा हुआ है, स्टॉक बचा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, नेक्स्ट। अब जो गुड्स हैं उसे हम कुछ 3 काइंड में बांट सकते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो स्टॉक या गुड्स जो भी हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। स्टॉक गुड्स और इन्वेंट्री in case of trading concern comprises stock inventory of goods remaining unsold. In case of manufacturing concern it comprises processed goods manufactured for product of sale. It is valued at cost or net realizable value or market value whichever is lower. तो वो क्या कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो भी मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू है जो भी लोअर होती है वो हम उसे रियलाइज करके उसकी वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है ना?
अब है स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल, जो भी हम मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल लाए हैं बट वो अनयूज्ड रह गया है, उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और इन्वेंट्री। थर्ड आता है WIP, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। ये ऐसा है जो पार्टली फिनिश्ड हो गया है, मतलब बाय चांस मैं एक पेन बना रही हूँ, मैंने पेन की अपर बॉडी बना दी, ठीक है, बट लोअर बॉडी रह गई है, रीफिल रह गई है, उसकी कैप रह गई है, उसकी इंक रह गई है, तो वो क्या है, अ पेन इन WIP, अ पेन इन वर्क इन प्रोग्रेस। एम आई क्लियर विद इट? ठीक है। अब इसमें इट इज़ वैल्यूड एट एन एग्रीगेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज पावर और फ्यूल। गॉट दैट? अब आ गया ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जो भी हमें सेल के अगेंस्ट या सर्विस के अगेंस्ट हमें जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसे क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स, अ पर्सन और एंटिटी फ्रॉम whom अमाउंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक पर्सन या फिर एक ऐसी एंटिटी जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिसने हमसे गुड्स ले लिए हैं बट हमें पैसे नहीं दिए हैं, हमें उससे पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो जो मतलब एक ऐसा इंसान जो हमसे क्रेडिट पे सामान लेकर चला गया है। एम आई क्लियर विद दिस? अब आ गया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एक्सेप्टेंस करना, मतलब एज इन मैं हूँ जिसने मैंने सामान दिया है, मैं शॉपकीपर, और डेटर मुझे कहता है कि मैं आपको से फॉर टाइम पीरियड ऑफ 2 मंथ्स मैं आपको 2 महीने में पैसा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या है, वो मेरे को बता रहा है कि स्पेसिफाइड डेट है। अब वो जो कस्टमर है तुम्हारे लिए नया है, तुम उसे जानते नहीं हो, ठीक है, तो तुम उस पर ट्रस्ट तो नहीं कर पाओगे, तो तुम उससे हम एक बिल क्रिएट करेंगे, उस पर लिखेंगे दिस पर्सन, मान लो मिस्टर जेड इज गोइंग टू पे मी दिस अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ दीज गुड्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ठीक है, और वो एक स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है और नीचे उनके साइन किए जाएंगे, मेरे साइन किए जाएंगे, और बिल की एक कॉपी उनके पास होगी, मेरे पास होगी। और अगर बाई चांस वो बिल नहीं, मतलब वो पैसा रीपे नहीं कर पाते हैं, तो हम बैंक जाके और उसको इनकैश करवा सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो जो कॉपी उनके पास गई वो क्या है, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब आते हैं ट्रेड पेबल्स पे। ट्रेड पेबल्स मतलब जिससे मैंने परचेज करी है और मैंने उसे पैसा नहीं दिया, मैंने क्रेडिट पे सामान ले लिया है, उधार पे ले लिया है, वो क्या हो गया, ट्रेड पेबल्स। अब एक ऐसा पर्सन या ऐसी एंटिटी जो पेबल है किसी भी परचेज के लिए, वो क्या है, क्रेडिटर, ठीक है। अब बिल्स रिसीवेबल, अब एक पार्ट उसके पास था तो दूसरा पार्ट मेरे पास रह गया, वो हो गया बिल्स रिसीवेबल, मतलब मेरे को इतना पैसा मिलेगा, और इसमें भी स्पेसिफिक डेट लिखी जाएगी, सब कुछ लिखा जाएगा। अब आता है कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस ऑन परचेजिंग एंड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। एक्सपेंस परचेज पे या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक आर्टिकल, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। तो वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा परचेज जो कि स्पेसिफाइड आर्टिकल के लिए जो भी तुम पैसा पे कर रहे हो, दैट इज इट्स कॉस्ट। एम आई क्लियर? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या है, जो भी अमाउंट हमने क्या किया है, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, गुड्स को सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए लिया है, दैट इज एक्सपेंडिचर। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू और डेफर्ड रेवेन्यू, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो भी मैंने एसेट परचेज करने के लिए सामान लिया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। It is an expenditure incurred to acquire assets or improving the existing assets which will increase the earning capacity of business. That is, will give the benefit of enduring nature of the business. मतलब कि जो भी मैं सामान लेकर आई हूँ उस केस में मुझे क्या करना है, मतलब जो भी मैंने पैसा उस पर खर्च किया है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. It may be incurred to acquire tangible assets or intangible assets. They are shown in balance sheet of the entity. Example of capital expenditure: purchase of machinery to manufacture goods, purchase of furniture और computer for office. समझ में आ गया? आया समझ में? नहीं आया तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि
जैसे मैं अपने बिजनेस के लिए क्या लेकर आई, मशीनरी लेकर आई, फर्नीचर लेकर आई, कंप्यूटर्स लेकर आई, तो वो सब क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो मैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए अपना खर्चा कर रही हूँ, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो वो क्या कह रहा है कि अमाउंट स्पेंड या जो लाइबिलिटी हमने इनकर करी है गुड्स को परचेज करने के लिए और सर्विसेज को लेने के लिए, वो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी हमने पैसा इनकर किया है, जैसे कोई भी बेनिफिट कंज्यूम करने के लिए या फिर किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के लिए, ठीक है। और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे होता है, अकाउंटिंग पीरियड से। जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो भी हमने गुड्स सोल्ड किया उसकी जो कॉस्ट आई दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, ये सब, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अब है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो में एसेट कराया था, उसके अंदर मैंने कराया था फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। तो वैसा ही बिल्कुल सिमिलर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर रिटर्न ऑफ इन मोर देन 1 ईयर। जो भी जैसे मैंने एडवर्टीजमेंट ली तो मैंने उसे क्या किया, 10 करोड़ की एडवर्टीजमेंट ली, उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने एक साल 1 करोड़ राइट ऑफ कर दिया, तो वो फिर भी मेरे लिए रीजनेबल है। बट एक साथ मैं 10 करोड़ राइट ऑफ करूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सहन करना, ठीक है। तो वही क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी मैं धीरे धीरे एक अकाउंटिंग पीरियड में करके राइट ऑफ करती जा रही हूँ। एम आई क्लियर? ठीक है। अब है वाउचर। वाउचर क्या है, एक एविडेंस है ट्रांजैक्शन का जो भी हो रही है। अब वाउचर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सोर्स वाउचर और एक होता है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर क्या है, एक एविडेंस, ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल वाउचर आर कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, रिसिट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। मतलब कि जैसे मैं गई सामान पे ग्रोसरीज लेने, ठीक है, अब ग्रोसरीज वाले ने मुझे एक बिल प्रिपेयर करके दिया, वो क्या हो गया मेरे लिए, इनवॉइस। समझ में आ गया? अब है अकाउंटिंग वाउचर। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स वाउचर शोइंग द अमाउंट्स ऑफ हेड्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। ये मुझे कहाँ से दिखता है, सोर्स वाउचर से, और ये मैं कहाँ लिख देती हूँ, अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा देख देती हूँ कि मुझे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और उसको मैं लिख डालती हूँ, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या है, किसी भी वैल्यू में रिडक्शन होना, ठीक है। मान लो कोई एक चीज़ 100 रुपये की थी और वहाँ पे मैंने उस पर डिस्काउंट रिसीव कर लिया, तो वो मुझे मिल गई 80 रुपीज़ की, तो मुझे डिस्काउंट मिल गया 20% का, ठीक है। अब क्या है, डिस्काउंट जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट मैं बता देती हूँ। ट्रेड डिस्काउंट है रिडक्शन में वैल्यू की, जो भी हमने गुड्स सोल्ड करें, ये हमें कम मिलता है जब भी हम ना बल्क में चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। तो उस पर जैसे मैंने एक पेन खरीदना था तो मैंने उसके 200 पीस ले लिया, तो उसने बोला चलो कोई नहीं, आप क्या करो, आप मेरे को 2000 के बदले में आप मुझे दे दो 1800 रुपये। तो उसने मुझे क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये तभी होगा अगर मैं एक पेन खरीदूंगी तो वो मुझे उस पर डिस्काउंट नहीं देगा, बट अगर मैं बहुत सारा सामान खरीदूंगी तो उस पर उसने मेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। उसने एक सर्टेन क्वांटिटी सेट कर रखी कि इतनी क्वांटिटी पे ही मैं डिस्काउंट दूंगा, इतने % का। गॉट दैट? नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट तब होता है जब हम टाइमली पेमेंट करते हैं, ठीक है। मेरी डेट थी मान लो 10 अगस्त की, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने उसे 10 दिन पहले ही पेमेंट दे दी या 10 अगस्त वाले दिन ही पेमेंट दे दी, तो उसने मुझे खुश होके कैश डिस्काउंट दे दिया, ठीक। अब ये क्या है, अब ये दोनों पार्टीज़ पर डिपेंड करता है, उनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये सब इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्लियर? अब है रीबेट। रीबेट अलाउड इन सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी और एक्सेस सप्लाई। तब दिया जाता है जब या तो क्वालिटी बहुत पुअर हो या सप्लाई बहुत एक्सेस हो। रीबेट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द कैशियर
by the seller of good to the purchaser for the reasons other than trade or cash discount is allowed. मतलब जिस रीज़न से ट्रेड और कैश डिस्काउंट दिया जाता था उस रीज़न से नहीं. ट्रेड डिस्काउंट किस लिए दिया जाता था कि हम एक सर्टन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, और कैश डिस्काउंट किस लिए दिया जाता था जब हम टाइमली पेमेंट कर देते थे. तो इन दोनों रीजंस के अलावा जब भी हम कुछ भी लेते हैं तो उस केस में हम क्या देते हैं, रीबेट. इट इज़ अलाउड आफ्टर सेल हैज़ बीन मेड. फॉर एग्जाम्पल, डिस्काउंट अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी. इट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोथ सेलर एंड परचेजेस. और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है दोनों के. ठीक है. अब जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, तो मैंने क्या किया, जैसे जोमेटो वाले हैं, ठीक है, तो जोमेटो वालों ने अगर गलत सामान बेच दिया, ठीक है, या गलत सामान भेज दिया तुम्हारे घर पे ऑर्डर के नाम पे, तो वो क्या करते हैं, तुम्हें उस पैसे को रिफंड कर देते हैं, एक वाउचर दे देते हैं, या तो वो एक तरीके क्या हो गया, रीबेट हो गया. ठीक है. एम आई क्लियर विद दिस? किसी भी चीज़ में डाउट है तो प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. और अभी तक अगर तुमने पहले 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, उसमें कोई भी डाउट आता है तो मैं एक लिंक छोड़ दूंगी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. यू कैन गो टू माई चैनल फॉर मोर कंटेंट देयर. आई हैव अप्रॉक्स 11 to 12 वीडियोज़ देयर. यू कैन सी देम, तुम्हें जो भी अच्छी लगती है ना. और क्या वीडियोज़ आगे बननी चाहिए प्लीज़ उसकी सजेशंस दो, जो भी तुम टॉपिक देखना चाहते हो. ओके, and see you in the next one. Bye guys, and don't forget to like, share and subscribe to my channel.